और उसमें जो पहला वीडियो मुझे दिखा था वो था हाउ टू कुक ए लाइव वुमन। हाउ टू कुक अ लाइव वुमन, लाइव एक वुमन। जिंदा औरत को कैसे कुक करें, अरे ये वीडियो था। और मैं देख के दंग रह गया, उसके व्यूज देख के। मैंने कहा इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं। फिर आप रेड रूम की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो किडनैप करके किसी को लाएंगे, चेयर पे बिठाएंगे, टॉर्चर करेंगे, लोग देख रहे होंगे, उसको पैसे लगाएंगे। अब हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है जो बाहर आ जाता है। डार्क वेब वो निकाल के बाहर दिखा देता है। डार्क वेब को एक्सेस करना क्राइम नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप डार्क वेब एक्सेस करोगे तो आप जेल चले जाओगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। फाइन सर। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, टॉपिक लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है डार्क वेब पे, उसको थोड़ा सा टच कर लेंगे इन डिटेल। हम कहते आ गए कि हम बात करेंगे, बट टाइम मिला नहीं है बिकॉज लोगों की कंसर्न इन द क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा उसको टच करते हैं कि डार्क वेब बनाने का पर्पस क्या था। डार्क वेब बनाया किसने? सर यूएस की यूएस ने। यूएस में किसने बनाया? यूएस डिफेंस एजेंसी ने बनाया। जो जितने भी खुरापाती काम है क्यों बनाया था? डार्क वेब इसलिए बनाया गया था, तो जो डार्क वेब इन द सेंस टॉर प्रोटोकॉल, द अनियन राउटर करके एक प्रोटोकॉल है जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ब्राउजिंग देता है आपको। ब्राउज़र लेवल पर ही चीज़ें एनोनिमस हो जाती हैं, और जो सर्वर है या जो क्लाइंट है, क्योंकि इंटरनेट इज ए क्लाइंट सर्वर बेस्ड कम्युनिकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप नॉर्मल इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो TCP/IP बेस्ड राउटिंग होती है, जिसमें कि शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करके एक लिंक क्रिएट होता है और उसके बाद सारे पैकेट उस पाथ से जाते हैं। तो या तो TCP/IP होगा या UDP/IP होगा। TCP/IP में क्या होगा, एक डेडिकेटेड लिंक बन जाएगा और सारे पैकेट फिर उसी पाथ से जाएंगे। UDP/IP में देयर इज नो डेडिकेटेड लिंक, तो हर बार एक पैकेट जो जा रहा है वो एक नए पाथ्स को फॉलो करके वहाँ पहुँच सकता है। उससे फ़ायदा और नुकसान क्या है? UDP में आपका पैकेट ड्रॉप हो सकता है क्योंकि डेडिकेटेड नहीं था लिंक, लेकिन जल्दी भी पहुंच सकता है क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे हो क्यू में। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली जब वॉइस कम्युनिकेशन हो या मीडिया कम्युनिकेशन हो, वीडियो है, तो वहां पर पैकेट UDP/IP के थ्रू जाता है। पर जो सिग्नलिंग है, जो गारंटेड जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, तो TCP/IP के थ्रू जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब वॉइस वगैरह जिटर आ सकता है पर फास्ट रहेगा, रियल टाइम रहेगा, क्वालिटी थोड़ी बीच में एक आध फ्रेम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन स्पीड ठीक रहेगी। तो इस वजह से वो UDP/IP प्रेफर करता है। अब आते हैं डार्क वेब पर। डार्क वेब में ना TCP/IP है ना UDP/IP, वहाँ पर टॉर है। और वो क्या होता है, पीयर टू पीयर इंक्रिप्टेड कर देता है डेटा को। तो एक मैश नेटवर्क जैसे बनाया गया है, तो उसमें हर 2 नोड के बीच में डेटा इंक्रिप्टेड है डिफरेंट इंक्रिप्शन से, और उसके बाद वो आगे रूट कर रहा है। आपको सोर्स एंड पर नहीं पता कि किस पाथ के थ्रू डेटा सर्वर पर पहुंचेगा, और सर्वर का IP आपको नहीं मिलेगा ना, क्लाइंट को सोर्स का IP मिलेगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। सो इस तरह का एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो US गवर्नमेंट के जासूस थे, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में थे, फैले हुए थे। खासतौर से जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था, ईरान इराक में ऑपरेशन चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इनके डिप्लॉयड थे, और लोकल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती थी कि कौन इंटरनेट पे क्या कर रहा है। तो उनको एक ऐसा टूल चाहिए था जिससे लोकल गवर्नमेंट को बाईपास करके वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो टॉर प्रोटोकॉल बनाया गया, और वो डिफेंस ने खूब यूज़ भी किया। ये पर्पस था। एक दिन अचानक से वो लीक हो गया सोर्स कोड। अब लीक हो गया या कराया गया एग्जैक्टली। फिर क्या है साहब, इसको तो एक कम्युनिटी ने अडॉप्ट कर लिया है। अब वो कम्युनिटी सपोर्ट करके इसको आगे फर्दर बिल्ड कर रही है। तो एक टॉर कम्युनिटी बिल्ड बन गई। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि ओपन सोर्स के ऊपर मुझे कभी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ओपन सोर्स कुछ होता नहीं। ओपन सोर्स के पीछे भी कोई ना कोई तो होता है जो पैसा लगा रहा है, तो कोई ना कोई तो रेगुलेट कर ही रहा होता है। अब उस कम्युनिटी ने उसको इस तरह से बिल्ड किया और वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ थी कि आप एनोनिमस रहोगे, वो एनोनिमिटी की वजह से सारे क्रिमिनल एक्टिविटी उस पर होना शुरू हो गए। सो इट इज़ ए पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल इंटरनेट जितना हम एक्सेस करते हैं थ्रू गूगल और एनी अदर ब्राउज़र, वो एक्चुअल इंटरनेट के साइज का सिर्फ 3% है, सिर्फ 3%। उससे ज़्यादा हम एक्सेस नहीं कर सकते। हमें सर लगता है इतनी लाखों वेबसाइट है, वो सब भी 3%। हाँ, वो लाखों जितनी करोड़ों वेबसाइट है वो 3% ही है। क्योंकि गूगल ने जो इंडेक्स कर लिया हम उसी को देख पाते हैं। बिल्कुल। गूगल हर चीज़ इंडेक्स तो करता नहीं है। गूगल से ही जाते हैं हम, पहले सर्च तो वहीं करेंगे, वहाँ पर आप 4 पेज 5 पेज 7 पेज 8 पेज की बात पर भूल ही जाते हो। तो वो 3% भी बहुत मुश्किल है पहुँचना। तो 97% जो इंटरनेट है वो डीप वेब है और डार्क वेब है।
जो वो 90% है इसमें वो डीप वेब है। डीप वेब होता है क्लासिफाइड सर्वर्स, ऐसे सर्वर्स जो इंटरनेट पर तो हैं पर उनको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के सर्वर है, जैसे आधार का सर्वर है, जैसे पासपोर्ट का सर्वर है, जैसे हेल्थ केयर के सर्वर है, जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट आईटी डिपार्टमेंट के सर्वर हैं, रिसर्च सर्वर्स हैं। ये सारे सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं बट दे आर क्लासिफाइड। उनको लॉगिन पासवर्ड के साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो उन पर डेटा। इंटरप्राइज सर्वर्स हैं, कंपनीज के सर्वर है, सो बहुत सारा डेटा है जो इंटरनेट पर फ्लो होता है बट इट इज़ रेगुलेटेड बिकॉज वो डीप वेब का पार्ट ओके, है। फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि मैं अगर अपना बैंक अकाउंट का कुछ खोलना चाहूँ तो वो कोई खोल नहीं पाएगा, मतलब हाँ, उसको मैं ही खोल पाऊंगा, पासवर्ड तो जो डालूंगा। बैंक का सर्वर है वो है तो इंटरनेट पर, बट वो गूगल के थ्रू हर कोई उस पर एग्जैक्टली। अपने ऑपरेशंस नहीं कर सकता। ठीक है। सो उसका जो डेटाबेस है या जो बाकी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेट बट दे आर इन डीप वेब। जो डार्क वेब है वो उसके बियॉन्ड है, ओके वो 7% के करीब है, विच इज स्टिल डबल, मोर देन डबल ऑफ सर, जो हम देख नॉर्मल रहे हैं। सरफेस वेब। डार्क वेब टॉर प्रोटोकॉल फॉलो करता है या और भी अब प्रोटोकॉल आ गए उसमें जो पीयर टू पीयर इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। लेकिन इस और भी मल्टीपल डार्क वेब भी मल्टीपल बन रहे हैं पर जो प्रिडोमिनेंटली अभी एक्सेस होता है वो टॉर वाला ही है। और इसमें जैसी एनोनिमिटी आई, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2008 के करीब ये एग्जैक्टली। कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई डार्क वेब की, और उसके साथ बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन और डार्क वेब की जो ग्रोथ है वो एक साथ इसलिए हुई कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डार्क वेब इलीगल चीज़ों के लिए प्रोलिफरेट करने लगा, कोई भी इलीगल चीज़ आप करना चाहते हो डार्क वेब पे आपको अवेल हो गई। और आप पेमेंट कैसे करोगे, तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पर आप छुपे रहें और आप किसी को पेमेंट भी कर दें, किसी को नहीं पता कि पेमेंट किसने किया लेकिन पेमेंट हो जाए, इसलिए बिटकॉइन आ गया। सो बिटकॉइन इज एनोनिमस बट बिटकॉइन इज ट्रांसपेरेंट। मतलब बिटकॉइन एक इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि किस वॉलेट से पैसा कहाँ जा रहा है ये तो कोई भी देख सकता है। बिल्कुल। ओपन लेजर है और आप डाउनलोड कर लो, लेजर एनालिसिस कर लो, लेकिन वो वॉलेट है किसका वो नहीं। इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ और ये चीज़ स्ट्रेंथ बन गई डार्क वेब की। अब डार्क वेब पे आपको गन्स खरीदनी है, ड्रग खरीदना है, कॉन्टेंट किलर हायर करने हैं, हज़ारों वेबसाइट है, या किसी को हैक करवाना है, किसी को परेशान करना है, हर तरह के क्राइम जो आप सोच सकते हो वो डार्क वेब पे होते हैं। डेटा ब्रीच है, डेटा खरीदना है, कंपनी को अटैक करना है, मतलब ये सब लेवल 1 डार्क वेब के पार्ट हैं जो नॉर्मली डार्क वेब को इन्हीं वजह से जाना जाता है। एक और ख़तरनाक चीज़ है कि डार्क वेब पर कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 70% चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। सो इट इज़ टू दैट एक्सटेंट फ्लडेड विद चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट। और फिर बाकी जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो तो है ही, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा उसमें वैसा है, हीनियस वाला है। उसके बाद जब लेवल आप आगे जाते हैं तो अच्छा कंटेंट किलर भी आप देखोगे तो वेबसाइट जो मिलेंगी उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया हुआ कि भाई आप एस्क्रो अकाउंट भी मेंटेन हो सकता है कि आप पहले एस्क्रो अकाउंट में पैसा डालिए, जब काम हो जाएगा तब आप पैसा डिलीवर हो जाएगा। आप बिना एडवांस के भी काम करा सकते हैं, ऐसे पोर्टल भी है कि आप मुझे जिसको मारना है उसकी फ़ोटो डिटेल भेज दीजिए, उसको रेट भी है कि आप कैसे मारना चाहते हैं, दूर से गन से मारना चाहते हैं, चाकू से मारना चाहते हैं, किडनैप करके 4 दिन टॉर्चर करके मारना चाहते हैं, मतलब वो आपको वीडियो बना के भेजेंगे। तो जो उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो देख के आप दंग रह जाओगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। एंड उसके बाद वो कहेंगे कि जब काम हो जाएगा तो हम आपसे पैसा ले लेंगे, मतलब आप दोगे कैसे नहीं। सर वही मैं कहना चाह रहा था कि वो उसको मार दिया उसने तो वो तो मेरे से लिखा नहीं लेगा। तो जो बंदा उसको मार सकता है वो आपको भी मार सकता है। बिल्कुल। तो डार्क वेब इसी तरह से चल रहा है, मतलब उसमें जो वे ऑफ डिलीवरी है वो इतनी ट्रस्ट पे चलती है। और इसके बाद और आगे जाएंगे आप तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 डार्क वेब मिलना शुरू होता है। तो जैसे जितना आप डार्क वेब पर रहते हैं उसके बाद आपको समझ में आता है कि आगे जाने के तरीके क्या हैं, क्योंकि डार्क वेब पर हैकर्स भी बहुत हैं। डार्क वेब के थ्रू डिवाइसेस हैक हो जाती हैं। आप डार्क वेब पर गए और आपका फ़ोन ही हैक हो गया, आपका डेटा चोरी हो गया, या आप परेशानी में फंस गए, या आपको परेशानी में डालने के लिए किसी ने ल्योर किया था कि आप डार्क वेब पे जाओ। वहाँ पर और सर्विसेज होती हैं। एक सर्विस होती है कि रियूनिंग ए पर्सन, मतलब किसी बंदे को बर्बाद करना है, तो उसके लिए कुछ $10,000 का खर्चा है या $8,000 का खर्चा है। आप कहोगे बर्बाद कैसे करेगा, तो उन्हें कहा उस बंदे के मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट पहुंच जाएगा और उसके बाद एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट जाएगी कि ये बंदा एक्सेस करता है। पुलिस जाएगी, फ़ोन उठाएगी, उसमें मिल जाएगा, पॉक्सो लगेगा, जेल चला जाएगा, ख़त्म, लड़ते रहो आप।
कैसे प्रूव करोगे कि आपने निकाला था? बिल्कुल नहीं सर, फ़ोन में मिल गया और डाउनलोड हो गया तो भाई वो कहेगा भाई आपने डाउनलोड किया। तो एक यहाँ से एक लर्निंग है। पहली चीज़ कि जब आप व्हाट्सएप पर डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का ऑप्शन डिसेबल कर दें कि हर चीज़ अपने आप डाउनलोड ना हो, उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी मेमोरी भरेगी नहीं, और दूसरा आप अननोन नंबर से जो चीज़ें आ रही हैं वो क्यों डाउनलोड कर रहे हो? बिकॉज़ कोई कुछ भी भेज दे आपको और कल के दिन आपने डाउनलोड कर लिया और आपको पता भी नहीं है, और अचानक से वो दिख गया या सरफेस हो गया या किसी ने इंक्वायरी में पकड़ गए, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का ऑप्शन बंद कर दें। ये तरीके हैं क्रिमिनल्स के। तो र्यूनिंग पीपल और र्यूनिंग कंपनीज और रिमोटली कंट्रोलिंग मोबाइल फ़ोन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं रेड रूम एंड ऑल। तो मैं एक 2013 के आसपास मैंने पहली बार डार्क वेब एक्सेस किया था। एक ड्रग का केस था जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे, और उसमें जो पहला वीडियो मुझे दिखा था वो था हाउ टू कुक ए लाइव वुमन। हाउ टू कुक अ लाइव वुमन, लाइव एक वुमन। जिंदा औरत को कैसे कुक करें, अरे ये वीडियो था। और मैं देख के दंग रह गया। उसके व्यूज़ देख के मैंने कहा इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं, और आप उसको 30 सेकंड नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे आप देखोगे तो चीखें जो आएंगी ना वो बिल्कुल। आप नहीं देख पाओगे। ये कंटेंट है लेवल 2 या लेवल, मेरे ख्याल से उसी समय, अब थोड़ा एक्सक्लूसिव भले ही हो गया, बट इट वाज उस समय बहुत जेनरिक था। फिर आप रेड रूम की जो बात कर रहे हो, वहाँ पे वो किडनैप करके किसी को लाएंगे, चेयर पे बिठाएंगे, टॉर्चर करेंगे, लोग देख रहे होंगे, उसको पैसे लगाएंगे कि अब आप इसकी उंगलियां काट दीजिए, अब इसका ऐसे टॉर्चर कीजिए, एंड वो करेंगे, और वो पैसा चल दिया जा रहा होगा, बिटकॉइन पे चल रहा होगा, यहाँ पे व्यूज़ चल रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड रेड रूम। तो एक चीज़ जो लोग क्यूरियस हैं, मैं उनको बता दूं डार्क वेब को लेकर, कि जब इंसान को एक पावर दे दें कि वो छुप गया, अब उसको कोई देख नहीं सकता, तो उसका वर्स्ट बाहर आ जाता है। एग्जैक्टली सर। हमारी इंसानियत इसलिए है क्योंकि हम दिखाई दे रहे हैं, हम सोसाइटी में एक रेपुटेशन बना के चल रहे हैं। पर यदि आप छुप गए तो फिर आपको उस रेपुटेशन का कंसर्न नहीं होता, और हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है जो बाहर आ जाता है। डार्क वेब वो निकाल के बाहर दिखा देता है। सरफेस वेब से डबल है। जो बिटकॉइन इकोनॉमी से आपको पता है किस तरफ से ग्रो कर रही है, अब तो 85 लाख का बिटकॉइन हो गया। तो बिटकॉइन ओपन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। दो ही तरीके हैं, या तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ हो रहा होगा, या यदि उसका रियल यूज़ है तो वो डार्क वेब पे है। और तो कहीं हैं कंट्रीज बहुत सारी जिन्होंने लेजिट ट्रेडिंग जो टेंडर बना रखा है, मतलब बिटकॉइन के थ्रू आप कुछ भी खरीद सकते हो, पिज़्ज़ा भी खरीद सकते हो, हवाई जहाज भी खरीद सकते हो, लेकिन वो कुछ कंट्रीज हैं। लेकिन उसके बावजूद जो बिटकॉइन है वो जिस तरह से ग्रो कर रहा है, और नॉट ओनली बिटकॉइन, देयर आर अदर such anonymous cryptocurrencies like Monero, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, etc., जो वहाँ पर काफ़ी प्रिडोमिनेंट है। फाइन सर, डार्क वेब को हम फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे और होपफुली वो टाइम भी आएगा कि हम इस पे पूरा एपिसोड करेंगे, क्योंकि हमें टाइम मिल नहीं रहा है। क्योंकि हाँ इसमें उसको इस पे एक चीज़ पूछूंगा सर, आपने भी बताया था कि 2008 एक बड़ा अलग साल था, वो मैंने आपसे सुना था, वो उसमें काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो आपका इंट्यूशन क्या कहता है? वो आपने बताई थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैंने कहा चलिए आप बता रहे, लेकिन आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि बिटकॉइन और या डार्क वेब ये क्या सब किसी एक बंदे ने बनाया है और ये फिर बाद में जाके चीज़ें खुलेंगी? देखिए, इंट्यूशन की बात आपने की, तो यदि आप सिर्फ इंट्यूशन, कल के दिन कोई मेरे से एविडेंस मांगने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा इंट्यूशन कहता है ये कम्युनिटी है, ये सेट कम्युनिटी है। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको वैसे मिल जाएंगे। अब आई कांट इंडोर्स एनी ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट अपने अपने लॉजिक हैं लोगों के। जैसे पिछली बार हमने कहा था कि जो सतोशी नकामोटो है, जिसने बिटकॉइन का पेपर लिखा था, उसकी कोई रियल एंटिटी तो है नहीं। बिल्कुल। उसका कोई आधार कार्ड तो मिला नहीं आज तक, या जो भी सोशल सिक्योरिटी नंबर तो कोई मिला नहीं, पासपोर्ट तो बंदा है ही नहीं। उसके नाम से किसी ने क्यों पेपर पब्लिश किया? सोचिए कि कोई क्यों करेगा। एग्जैक्टली। यदि वो बंदा था तो अपना आइडेंटिटी एक्सपोज करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कर रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी कर दी उसने। और यदि कोई छुप के करना चाहता तो उसका इंटेंशन पॉजिटिव कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर, ये भी तो हो सकता है भाई कुछ कोई और हो। छुपा के कोई कर रहा है कि यार ना मैं अपना नाम नहीं उतारा, एक डाल देता हूँ, बंदा दुनिया लोगों का भला हो जाएगा। वही वाली बात हो गई, वीपीएन फ्री में यूज़ कर लो, मुझे टेंशन है कि तो पुलिस ना पकड़ ले, उस तरह का मुझे कंसर्न दिखता है। तो जिस तरीके से बिटकॉइन आया, मुझे उस तरीके पर सवाल था कि क्यों नहीं है सतोशी नकामोटो की रियल एंटिटी, और उसके पीछे कारण क्या है। तो डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंस्टीट्यूट पर लिंक कर दिया जाए बिटकॉइन, इसको एनोनिमस ही रहने दो, क्योंकि कोई चीज़ जब एनोनिमस होती है तो ट्रस्ट बन जाता है पब्लिक का।
जैसे मैं कहूँगा इसके पीछे इलॉन मस्क है तो 2 धड़े बन जाएंगे। कुछ Exactly, लोग सही कह इलॉन रहे मस्क के हैं। साथ निकले, जबकि इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया बिटकॉइन को कई बार बीच में, या ट्रंप ने सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कि ये एनोनिमस है, ये तो कम्युनिटी है, टॉर एक कम्युनिटी है, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, ओपन सोर्स कम्युनिटी बढ़िया है, बहुत सारे मीडिया प्लेयर हैं, ओपन सोर्स लोग यूज़ कर लेते हैं बिना ये चेकिंग किया जाने कि उस ओपन सोर्स के पीछे भी कोई एक देश या एक व्यक्ति हो सकता है जो उसको ड्राइव कर रहा हो, क्योंकि बिना किसी के इंटरेस्ट के कोई चीज़ नहीं खड़ी होती। किसी का तो कोई इंटरेस्ट था उसमें, सोशल सर्विस टाइप की चीज़ वर्ल्ड में ऐसे नहीं होती। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेट ऑफ कंपनीज हैं जिनके पास इतना पैसा था, ड्राइविंग फोर्स है जो वर्ल्ड की, उन्होंने आपस में मिलकर ये प्लान किया कि इस तरह से एक हम पैरेलल वर्ल्ड भी क्रिएट करें, और अब उसमें से डार्क वेब को फलने फूलने में कई सारे देश इन्वॉल्व हैं। कई सारे रशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो ड्रग्स पे ही चलती है। ओके, वो ओपीएम और ये जो भी हीरोइन और जितने भी एमडीएमए वगैरह हैं सप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई बना रहा है तभी तो कहीं कंज्यूम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि बिना बने डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट की साहब बना के दो, और वो सप्लाई हमेशा ज़्यादा है, मतलब इतना इस लेवल पे बन रहा है। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि वो सीधी सीधी तो बेच नहीं सकते और देश को सर्वाइव करना है। अफगानिस्तान कई साल तक इसी पर सर्वाइव किया, वो जो ओपीएम और उस पर अफीम वगैरह बेच रहे अफीम थे। बेच के। तो ऐसे और रशियन कंट्री से ऊपर जाओगे तो आप कई सारे देश मिलेंगे जहाँ पर ये लीगल है, लीगल इन द सेंस कि वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्सपोर्ट करने के लीगल चैनल नहीं है, तो डार्क वेब के थ्रू वो बिकती है। फिर वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोप में आती है, इंडिया में भी आती है, एंड देन वो कंट्रीज़ के पास बिटकॉइन के थ्रू पैसा चला जाता है। तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जिनके स्टेक्स थे, तभी ये चीज़ चल रही है। जब आप ये वीडियोस देखोगे रेड रूम्स वगैरह वाले, तो आप देखोगे मोस्टली वहीं के लोग दिखाई देंगे आपको, जो विक्टिम्स हैं या जो हैकर्स कम्युनिटी है, रशियन दिखेगा या उस एरिया के दिखे, तो समझ में आता है कि कौन है जो इसके पीछे इकोनॉमिक सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ है। सर डार्क वेब पे फिर से हम आगे वापस लौट के इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि नॉर्मली लोग ना डाउनलोड कर लेते हैं टोर ब्राउज़र जाके प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे जाके वो एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। इनिशियल उनको कुछ मिलता नहीं है, वो गूगल की वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग हैं वो पहुँच जाते हैं। तो एक तो आप चाह रहे हो कि मैं तरीके बताऊं कैसे? नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ। 2 चीज़ पूछूंगा आपसे। एक तो ये कि क्या आप उन्हें पकड़ सकते हैं अगर लोग ऐसे जो कि इन्वेस्टिगेट जो लोग कर देंगे वो पकड़े जाते हैं ऐसे लोग भी, या फिर ये क्यूरियोसिटी के लिए यूज़ करना ये क्या ठीक है? क्या पॉजिटिव भी यूज़ हो सकता है इसका? देखिए बिल्कुल, डार्क वेब को एक्सेस करना क्राइम नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप डार्क वेब एक्सेस करोगे तो आप जेल चले जाओगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, लेकिन आप डार्क वेब पर क्राइम कर रहे हो तो क्राइम ही है। बिल्कुल। आपने ड्रग मंगाई, क्राइम हो गया। आपने किसी को हैकिंग सर्विस दी, हो गया क्राइम। आप क्या कर रहे हो, क्राइम हमेशा उससे होगा। आप कल के दिन में जहाँ आपसे कहूँ कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप ड्रग बिक रही है, आपके वहाँ होने से आप पर कोई आरोप नहीं लगेगा, भाई आप थे वहाँ, बिक रही है, मैं तो नहीं कंज्यूम कर रहा ना, पर आप कर रहे हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्राइम है। होता है कई बार ऐसी सिचुएशन, हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा था, पार्टी थी, कुछ था, और लोग जब रेड पड़ेगी, पकड़े जाएंगे, तो उसमें आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम। उसी तरह से डार्क वेब तो एज ए नॉलेज लर्निंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, हम उसको लेकर टूल्स कैसे बना पाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बना पाएंगे, टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड कर पाएंगे। उसको सिर्फ आँख बंद करके छोड़ देने से, कबूतर की तरह की आँख बंद करेंगे तो बिल्ली भाग जाएगी, इस मामला तो सॉल्व होगा नहीं। सॉल्व करने के लिए हमें उसमें कूदना तो पड़ेगा, पर कूदने से पहले एक तैयारी कर लें। कूदने से पहले एक खुद को कैसे बचाना है और उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब लीगलिटी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप गए थे दोस्तों के संग शराब पीने और आप भी पीने लगे, वैसा वाला मामला ना हो जाए, वो एक डर हमेशा रहता है। सो डार्क वेब विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू आर यूजिंग, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप डार्क वेब पर कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें कॉर्पोरेट को हेल्प मिलती है। डार्क वेब का कॉर्पोरेट सेफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव यूज़ होता है, क्योंकि जितना भी डेटा हैक होता है, हर दिन आप देखिए सैकड़ों वेबसाइट, सैकड़ों कंपनीज हैक होती रहती हैं। अब वो जो डेटा लीक हुआ या हैक हुआ, वो जाता कहाँ है? वो जाता है डार्क वेब पे। बिल्कुल। डार्क वेब पर डंप हो जाता है, उसके बाद या तो क्रिमिनल उसका मिसयूज़ करेगा या बिकेगा, बिल्कुल। आपके खिलाफ भी यूज़ हो सकता है।
तो ऐसे में कई सारी कंपनीज हैं जो डार्क वेब मॉनिटरिंग सर्विस देती हैं। वो कहती हैं भाई आपकी कंपनी का ये नाम है, मैं लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग करता रहूँगा कि आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई भी डेटा डार्क वेब पे तो नहीं आया है। ओके, कोई पासवर्ड आ गया हो, कोई पर्सनल डिटेल आ गए हो, पीआई डेटा आ गया हो, कंपनी के डेटाबेस में से कुछ आ गया हो, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड आ गए, कुछ भी तो नहीं आ गया हो। यदि आ गया हो तो तुरंत आपको अलर्ट दे दिया जाएगा कि ये आ गया, अब आप ये चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, प्रोटेक्ट कर लीजिए, जो भी उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आपको सजेस्ट होगा। तो मॉनिटरिंग करने से ये प्रोएक्टिवली आपको पता पड़ जाता है। इसलिए डार्क वेब को देखते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीक हो गया आएगा तो यहीं, ये डंप यार्ड है। दूसरा, पुलिस बहुत यूज़ करती है। ओके, उसको पता है कि क्रिमिनल्स भी तो इसी सोसाइटी में रह रहा है ना। बिल्कुल, अब मान लो यहाँ पर 1,500 लोग हैं, उसमें से एक क्रिमिनल है। डार्क वेब का पे डेटा गया था 1,500 लोगों का, सबके पासवर्ड पड़े हुए हैं, तो मुझे उस क्रिमिनल का पासवर्ड ही तो वहाँ मिल सकता है। बिल्कुल, तो आप समझ रहे होंगे कि इसलिए हम डार्क वेब से डेटा लेते हैं, एक्सेस करते हैं कि जो भी लीक। एक आप FBI के कुछ केसेस देखना, ये जो ट्विटर हैक वाला केस था, जब ट्विटर हैक हुआ और ये निमा फजेली, ऑरलैंडो ग्राहम, इवान क्लार्क तीनों लड़के पकड़े गए, तो सॉल्व कैसे हुआ था? इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया था ट्विटर हैक एज ए सर्विस बेचने के लिए। जैसे डार्क वेब पे बेचते हो ना, वैसे ही वो डिस्कॉर्ड पे बेच रहे थे। तो एक प्लेटफॉर्म था OG यूजर्स करके था, OG यूजर्स करके एक प्लेटफॉर्म था, और जो OG यूजर्स प्लेटफॉर्म था ये हैक हो गया था 2 साल पहले, और उसके जो यूजर्स के लॉग इन, पासवर्ड, लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारे डार्क वेब पे पड़े हुए थे। तो जब FBI को पता पड़ा कि ये जो लोग हैं जो ट्विटर हैक एज ए सर्विस इन्होंने OG यूजर्स पे भी बेचा है, तो उन्होंने वो डार्क वेब से लीक डेटाबेस निकाल लिया। ओके, उसमें जो हैंडल था, जिस हैंडल का वो यूज़ करते थे अपने आप को छुपाने के लिए, उस हैंडल को सर्च मारा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ईमेल आईडी था वो उनको मिल गया, उसके करस्पॉन्डिंग और भी डिटेल मिल गए। बिल्कुल, उससे वो एक बंदे को ट्रेस कर लिए। फिर एक दूसरा तरीका था कि जो बिटकॉइन यूज़ हुए थे, सर्विस देते थे, वो बिटकॉइन में पैसा लेते थे। उसमें एक बिटकॉइन को ट्रैक किया उन्होंने, तो वो एक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड था जहाँ पर उसको डॉलर में कन्वर्ट किया गया था, तो वहाँ से फिर डेटा निकला। तो इस तरह से उन्होंने उन तीनों लड़कों को पकड़ा, तीनों अलग अलग जगह पर थे। तो जो हैक डेटाबेसेस हैं ये कई बार पुलिस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए डार्क वेब यदि आप नहीं जाओगे तो कहाँ से मिलेगा आपको, बिल्कुल, जाना ही पड़ेगा। तो जो वो लोग हैं जो एज ए पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं, उनको रेगुलेटेड तरीके से जाना बिल्कुल अलाउड है। मिस यूज़ ना करें, जैसा मैंने हमेशा कहा है, एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं। डार्क वेब प्राइवेट चीज़ों के लिए बड़ा सिक्योर है, एक नेगेटिवली वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसको नहीं पकड़ सकता। डार्क वेब किसी ने तो क्रिएट किया, हाँ सर, इस पे हमने ये वाला तो डिस्कस किया था, बिल्कुल, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, हिडन एजेंडा है। बिल्कुल, सो हर चीज़ का जैसे हम डिस्कस करते हैं कि 2 फेस होते हैं, एक जो आप जिसको पढ़ते हो किताबों में और समझते हो, और एक होता है जो जिसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो कह देते हैं, पर हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है, कुछ तो सच्चाई होती है। तो इसलिए उस एंगल से मैं कह रहा हूँ कि जब अनलेस अनटिल का मतलब है कि जब वो सुपर पावर चाहेगी तो सब हो सकता है। लेकिन सर वो सुपर पावर, मतलब मान लीजिए डार्क वेब की अगर हम बात करें तो इसमें कीनेस चीज़ें होती है, तो वो इतनी सारी ये चीज़ें होने क्यों देती है जो सुपर क्योंकि सुपर पावर चाह ही रही कि हो, उसने तो क्रिएट किया है ना। मतलब जो भी उसके पीछे लोग हैं, दे वांटेड टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ आर्म्स, अम्युनिशंस, ड्रग बेच की। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है वो कौन बेचता है। तो यदि वो सीधे सीधे, आप जानते हैं कि 90s में 9 साल ईरान इराक का युद्ध चला था, तो इराक को कौन सपोर्ट कर रहा था? सर यूएस सपोर्ट कर रहा था, सारा आर्म्स दिया, सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया, और उसके बाद उसी ने ख़त्म कर दिया। खत्म किया। जब ईरान इराक का युद्ध चल रहा था तो ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? सर ये लोग थे, इजराइल। हाँ, मतलब कहने का मतलब सर ये, इजराइल वाज सपोर्टिंग फुल्ली ईरान, फिर ऑल आर्म्स जो भी था। बिल्कुल, और आज इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जब इजराइल ईरान को आर्म दे रहा था तो इजराइल आर्म्स ले कहाँ से रहा था? यूएस से। और ये थ्योरी खुल गई, बात में लीक हो गई, तो उनको लगा कि यार यदि ये चीज़ इतना मतलब खुल रही है और ऐसे तो कर नहीं पाएंगे आगे लंबे समय तक, क्योंकि हमें तो लड़ा के ही पैसा कमाना है। तो प्रॉब्ली दे क्रिएटेड अ सिस्टम विच कैन फैसिलिटेट दिस सेल विदाउट एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। सो डार्क वेब पे अपने आप को छुपा के, बिटकॉइन के थ्रू, जिसमें पैसे देने वाला भी छुपा हुआ है, खरीदने वाला भी छुपा हुआ है, बेचने वाला भी छुपा हुआ है, क्या अचीव करना चाहते थे। और $2.3 ट्रिलियन की इकॉनमी है डार्क वेब की, जो बिटकॉइन की है।
बिटकॉइन की जो वैल्यू, तो आप समझ रहे हो कि आप कितने देशों के बाहर निकल चुके हैं। खैर कितने देशों के बाहर तो एनवीडिया भी निकल गया 5 ट्रिलियन की जो वैल्यूएशन उसकी हुई है। तो उसी तरीके से देखिए, आप जब पीछे जाते हैं कि 2.3 ट्रिलियन कहीं तो किसी को हेल्प कर ही रहा है ना। बिल्कुल सर, मतलब लड़ाई की बात थी, लड़ाई में एक चीज़ और याद आई सर, इराक कुवैत की वॉर हुई सद्दाम हुसैन वाली, इसमें पहले सपोर्ट किया सद्दाम हुसैन को पूरा, और फिर इसको कहा कि अटैक करो, और अटैक करते ही कुवैत के साथ आ गए, और फिर इसको उसमें तो सर उसको तो कभी इतने आराम से डिस्कशन करूंगा मैं, क्योंकि वो एक लाइन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। उस पूरे वॉर में जब कुवैत और ये सद्दाम हुसैन वाला प्रकरण चल रहा था, उसमें जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी उनके रोल देखना, तब आपको लगेगा कि यार ये तो खेल ही कुछ और है, ये खेल कैसे रचा जा रहा था। एंड वील डिस्कस। अच्छा आपने हिंट दे दिया, अगले उसमें देखोगे पूरा आपको एक एक कंट्री का, जॉर्डन से लेकर लेबनान से लेकर आपका यूएई से लेकर हर कंट्री का रोल दिखाऊंगा, उसमें उनका रोल था क्या, वो करना क्या चाह रहे थे और क्यों नहीं किया उन्होंने वैसा। सो ये चीज़ जो है ना, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अलग होती है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि इकोनॉमी पर ही ड्राइव करती है चीज़ें, किसी का कोई सोशल सर्विस का कॉज नहीं होता हर आदमी हर जगह कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीज़न की वजह से दबाव में है या डेस्परेट। सर एक बुक है आई थिंक इकोनॉमिक हिटमैन के ऊपर कोई, आई जस्ट डोंट, मतलब मैं अभी याद नहीं रहा किसकी बुक है, तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि किस तरीके से वो बंदा जो था वो एक एजेंट था, पहले बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा था, वो काम करता था कहीं और, तो उसको उठाया गया, स्पेसिफिकली उसको एजेंट बनाया गया, एजेंट बना के उसको पूरा इकोनॉमिक हिटमैन की पूरी ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग दे के फिर दूसरे कंट्रीज में भेजा गया, और किस तरह वो पूरे इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कराए गए पूरे दूसरे कंट्रीज, और फिर बाद में जाके जब वो उसको फिर निकाल दिया तो फिर उसने बुक लिखी। और लोग तो ये कहते हैं बुक्स वगैरह लिखवाते भी वही लोग हैं ताकि इनकी और पहचान हो, इस तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी आती है। क्रेडिबिलिटी जब हम कहते हैं ना, जब डेविड में बोलते हैं ना कि फलानी बुक में लिखा हुआ है, अब वो फलानी बुक वाला बंदा क्रेडिबल बन जाता है अचानक से, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आप आपकी अपनी ओपिनियन नहीं है, बट बिकॉज एक्चुअली आप इस ओपिनियन को ठप्पा लगाना चाह रहे हो, तो आपने अपनी ओपिनियन पे XYZ के थ्रू किताब लिखवाई और कहा बिकॉज उसने भी, उस इंटेलेक्चुअल ने भी कहा है। तो ये एक पुराना तरीका रहा है, ये रशिया का भी रहा है, यूएस का भी रहा है, कि आप ये क्या करते थे, आपको पता है कि जब रशियन और इंडियन रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग थे एक पीरियड में, तो जितने हमारे साहित्यकार थे वो रशिया जाते थे, उनको फ्री के ट्रिप लगाए जाते थे और वहाँ उनका ध्यान रखा जाता था, और फिर वो यहाँ आते थे और रशियन बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे, उनके कल्चर की तारीफ या जो भी, इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के थ्रू इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करना। ये होता है लॉन्ग टर्म, ये छोटा नहीं होता, ये होता है, ये इसका इम्पैक्ट आता है 30 साल बाद, 40 साल बाद। सो जब कोई देश बहुत आगे का सोच रहा होता है ना, तो वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो एक माइंडसेट बन जाता है एक जनरेशन का, क्योंकि जो लिखा गया किताबों में आप उसी को पढ़ोगे, तो जितने भी साहित्यकार में किसी का नाम लिखोगे तो वो सारे इन्फ्लुएंस थे उस कम्युनिस्ट फिलॉसफी से जो रशिया डालना चाह रहा था। एंड सारी बुक्स, सारी स्टोरीज, फिल्मों पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। आप देखोगे कि जो फिल्में भी बनाएंगे ना, वो रशियन इन्फ्लुएंस के हिसाब से ही थी। ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था रशिया का, जिसने भारत के बहुत सारे लोगों की सोच को प्रभावित किया, बदला, और उससे न सिर्फ हमारी कुछ ग्रोथ रुकी भी, काफ़ी सारे इश्यूज भी खड़े हुए। ऐसे यूएस हर जगह करता है, तो दोनों ही कंट्रीज करती हैं, चाइना भी करता है कि जगह पंप करके इसको बोलते हैं पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर देना, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फ्लुएंस, कानून बना देना, और वो कानून कहीं ना कहीं इनको इकोनॉमिक फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। लेकिन उसके पहले एक माइंडसेट तैयार किया जाएगा कि ये कानून इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इसका सोशल इम्पैक्ट है। पर वो सोशल इम्पैक्ट के लिए 50 किताबें की रेफरेंस में आ जाएंगी, अब लेटर आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे, न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे, इसकी कहानी गढ़ी जाती है। तो सर डार्क वेब पे क्वेश्चन है, ये आया कि क्या एग्जाम पेपर्स कॉम्पिटिटिव टेस्ट के जो यूपीएससी वगैरह, नीट या फिर दूसरे भी क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो भी डार्क वेब पे मिलते हैं क्या? बड़ा सोच के किसी ने बड़ा क्वेश्चन अच्छा किया सवाल किया है। अभी तक तो मेरी संज्ञान में ऐसा नहीं आया है, लेकिन हो सकता है। मतलब मैं, चूंकि मुझे नहीं पता, ऐसा कोई नॉलेज में मेरे नहीं आया कभी डार्क वेब पे मिला है या किसी ने बेचा है। पर एनोनिमस कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ जिसके थ्रू ये रूट होता है, जैसे मैंने आपको कहा था डिस्कॉर्ड वगैरह के थ्रू भी होते हैं। और लेकिन डार्क वेब फुल फ्लेज इसलिए नहीं होता होगा शायद
क्योंकि जो इसका कंज्यूमर है वो डार्क वेब पे नहीं है। यदि वो कल के दिन बेच भी देगा तो डार्क वेब पे सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेटर ही जा रहे हैं। तो शायद एक और, लेकिन देखिए सर माफिया डार्क वेब से लेके हाँ, पर उनके लिए भी शायद ये इतना बड़ा गेम नहीं है। डार्क वेब पर वो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो जिनका टिकट साइज बहुत हाई है, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या होता है, यदि पेपर लीक भी होता है तो बहुत मीडियोकर लेवल का खेल मानता हूँ मैं इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 200 करोड़ 500 करोड़ का गेम बन भी जाएगा, तब भी इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर एक बंदा खेल चला रहा होता 500 करोड़ का, एक बंदा अकेले, मतलब या 1000 करोड़ का या 10,000 करोड़, वो भी इस तरह के डार्क वेब पर ऑपरेटर्स हैं। लेकिन संभावना है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी तरह से कुछ हो, लेकिन अब मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि कभी ऐसा हो। सर डार्क वेब एक्चुअली में लोग एक्सेस कैसे करते हैं? क्या सिर्फ टोर डाउनलोड करने से डार्क को एक्सेस हो जाता है, या फिर स्पेसिफिक चीजें पता होनी चाहिए आप कहाँ विजिट करेंगे? हाँ, क्योंकि आप ब्राउज़र इंस्टॉल कर भी लोगे तब भी आपको क्या पता कि वेबसाइट कौन सी ढूंढनी है, कैसे जाओगे। कुछ तो इंडेक्स पेजेस मिल जाते हैं, जैसे हिडन विकी का है, hiddenwiki.org, वहाँ पे लिंक्स मिल जाते हैं कुछ डार्क वेब के, तो उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं लोग। फिर जब आप उनको कुछ हमारे सर्च इंजन्स होते हैं जो स्पेसिफिक टू डार्क वेब क्रिएट किए गए, पर इन सर्च इंजन में भी बहुत डायनेमिज्म है, मतलब बिकॉज क्योंकि डोमेन ही बदलते रहते हैं और उनके कंटेंट भी अपडेट होते हैं, तो फिर एक अलग तरीके है। फिर क्या होता है, कुछ फोरम्स होती हैं जिनको आप अच्छी पहले तो ढूंढना, फिर उनके मेंबर बन रहा है, जहाँ पर ये चीज़ें पुश मोड में आती है। सर ये हमारे वाले इंटरनेट पे होती है? नहीं, डार्क वेब पे। अच्छा डार्क वेब। तो पहले डार्क वेब पर आप सर्च लिंक्स के थ्रू उन फोरम्स तक पहुंचते हो, ओके। फिर उन फोरम्स का पार्ट बनते हो, उसके बाद आप लेवल क्रॉस करते हो जिसमें आपको डीपर इंसाइट या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो ओपनली ऐसे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती। क्रेडिबिलिटी के अंदर सेंस है कि हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर दी है कि आप उसको सही मानकर कुछ गड़बड़ कर बैठो, अरे अरे देखिए ये मिल रहा है, ये विकी लीक मिल गया, या ये जो भी मिल गया, एंड देन ये करते हैं लोग कि डार्क वेब, क्योंकि डार्क वेब पे आप सोर्स का पता नहीं कर सकते, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई न्यूज़ पुश करनी है आपने, तो आपने कहा मुझे तो डार्क वेब से मिल गया था, ये देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है विच इज़ एक्चुअली सोल्ड बाय समवन और कंज्यूम्ड बाय समवन, बट मैं इन दोनों तक पुलिस को नहीं पहुंचाना चाहता, तो मीडिया, लेकिन मीडिया में देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये चैलेंज करूँगा। इस तरह से लोग, तो वो उसमें फेक भी होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सही इन्फॉर्मेशन ही मीडिया तक पहुंचा रहा, वो मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन देकर भी एक नैरेटिव सेट कर सकता है। तो सर कितना मुश्किल होता होगा डार्क वेब की वेबसाइट रिमेंबर करना, याद ही रखनी पड़ती होगी या लिखनी पड़ती नहीं होगी, कर फिर कुछ सकते, ऐसा? क्योंकि वो 16 कैरेक्टर का रैंडम नंबर होता है या 56 कैरेक्टर का रैंडम नंबर होता है। आप 16 या 56 कैरेक्टर को आप कैसे याद करोगे? बिल्कुल। तो नॉर्मली तो जो अर्ली स्टेज एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो सर्च इंजन हैं, कुछ लिंक इंडेक्स पेजेस हैं, उन्हीं के थ्रू ही जाते हैं। रेडिट पर बहुत कुछ मिल जाता है, तो वहाँ से भी रूट करके आप डार्क वेब लिंक्स निकालते हैं। मत जाना भाई बता रहे हैं। तो ये है चैनल, बाकी जो फोरम्स में अभी नहीं डिस्क्लोज कर Okay. सकता, लेकिन सर वैसे जैसे मैंने कहा मत जाना, क्या एक्सेस करना, इस पे तो हमने बात कर ली थी कि वो क्राइम नहीं होता एक्सेस करना, वहाँ पे आप जो करते हो, लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे कि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं जो एंट्री करते हैं बड़े क्यूरियस होते हैं, लोग कमेंट में भी डालते हैं कि डार्क वेब कैसे एक्सेस करें, तो वो सबसे पहले किस तरह के क्राइम में फंसते हैं फर्स्ट टाइमर्स? डिपेंड करता है उसकी अपनी वल्नरेबिलिटी क्या है, हम किस वजह से वहाँ गए थे, तो उसी वजह से फंसेंगे। आप गए थे वहाँ पर ड्रग्स खरीदने के लिए, तो उस वजह से फंसोगे। आप गए थे वहाँ पर पोर्नोग्राफिक करने के लिए, तो उस वजह से फंसोगे। फंसने के लिए हर जगह चैनल है। मतलब फंसना जरूरी है वहाँ पे? अरे ऐसा नहीं है कि जो बंदा वहाँ पर, क्योंकि देखिए वो है तो इवेंचुअली हिडन, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, हो सकता है वो ट्रैप ही हो, तो इस वजह से फंसते हैं। आप सिर्फ एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस में भी जाओगे तब भी आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जब तक एक प्रॉपर ट्रेडिंग के संग नहीं जा रहे हो, the chances that you will do some mistake and eventually get into some legal trouble is very high, very very high. सर क्या वहाँ पे बिटकॉइन ही चलता है या फिर ये हमारे गूगल पे वगैरह ऐप भी चलते हैं? मोस्टली बिटकॉइन चलता है, गूगल पे तो नहीं चलता। मैंने लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए पूछ लिया। पेपैल से भी कई बार हो जाता है, और भी कॉइन्स हैं जो मोनेरो या इथेरियम वगैरह भी चलता है, लेकिन मोस्टली बिटकॉइन चलता अभी। ओके। और सर क्या डार्क वेब भी एडिक्टिव होता है जैसे कि स्मार्टफोन सोशल मीडिया की एडिक्शन होती है? बिल्कुल होता है। और क्यों होता है?
क्योंकि देखिए जैसी दो चीज़ें होती है किसी भी एडिक्शन की, कि आपके अंदर एक उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, और उत्सुकता को वो क्रिएट किए जा रहा है और क्रिएट किए जा रहा है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो शायद बाकी लोगों को नहीं पता, सो यू बिकम मोर क्यूरियस कि मुझे पता पड़ रहा है, तो वो एडिक्शन हो जाता है। जैसे कि आपको मैं रील दिखा रहा हूँ, अब रील तो नॉर्मल रील है, लेकिन आप बिल्कुल। देखोगे तो रील दिखाने का एक पैटर्न है कि मैं आपकी इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, जैसे साइंस को आप देखते हो, तो साइंस में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा, आपको पता है कि जो अभी 3i एटलस आ रहा है उसमें ये चीज़ आई है, आपको क्यूरियोसिटी होगी कौन सा कॉमेट आ रहा है और क्या है। आपको पता है बृहस्पति पर जब साइंटिस्ट ने क्लोजेस्ट पिक्चर ली तो कुछ ऐसा दिखा जो सोच के आदमी हैरान रह गया, अरे क्या हैरान रह गया। हो सकता है अंत में जाके कुछ ऐसी खास बात हो ही ना, जैसे कि हमारा क्वांटम से दुनिया खत्म हो जाएगी, क्यूरियोसिटी होता है, वो होता है। तो हर आदमी कंटेंट के थ्रू पहले तो आपको हुक करना चाह रहा है। उसी तरीके से डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको हुक तो कर लेंगी, लेकिन ट्रैप भी हो सकता इंडिया के आप सर जैसे चीज़ें एक्सेस करते होंगे सर डार्क वेब, तो इंडिया में कौन है असल में डार्क वेब के कस्टमर्स? है। नहीं, मुझे ये बताने का अधिकार नहीं है कि कौन लोग हैं, क्योंकि हमें भी ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती हमारे ओके। पास। ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। जो पकड़े गए हैं वो मोस्टली ड्रग पेडलर्स हैं। एनसीबी ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए जो उसमें पकड़े भी गए, और कोई अभी आर्म्स एम्यूनिशन वाला या किसी दूसरे क्राइम वाला मेरे अगेन नॉलेज में नहीं जो पकड़ा गया हो, लेकिन होंगे शायद, हर तरह के लोग होते हैं। डेटा खरीदने वाले, हैकर हायर करने वाले बहुत लोग हैं, पर चूंकि प्रॉब्लम क्या है कि उनके खिलाफ सीधे सीधे कोई कंप्लेंट नहीं आती है, इस वजह से वो बच जाते हैं। सर मैं किसी को भी हायर करके किसी को भी हैक करा सकता हूँ क्या डार्क वेब से? हाँ, लेकिन वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सर्विस ना डिलीवर करे लेकिन पैसे लूट ले आपके, उल्टा आप ही निकल जाए। ओके। आपको एक वीडियो आ रहा है कि एक नंबर डालिए और आदिल भाई का सीडीआर निकाल लीजिए, और आपने डाल दिया और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और पता पड़ा कि आपका सीडीआर निकल गया या आपके पैसे निकल गए। ओके। तो सर फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, या मैं मुझे तो नहीं जाना, और मैं जैसे ही आपके निकले वो सर्विस बेचना शुरू कर देगा कि अयाज का सीडीआर अवेलेबल है। तो सर एक बंदा कैसे आइडेंटिफाई करे कि वहाँ पे जो सेलर है वो लेजिट है? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। देखिए वो ऐसे तो फिर आप सारी चीज़ खुलवा दोगे कि लेजिट है। वैसे आपको बता दूं कि उसमें रेटिंग सिस्टम भी होता है, ओके। सर्विस का रेटिंग सिस्टम होता है, और आप काफ़ी हद तक ये भी पता पड़ जाता है कि किस कंट्री से रेट हुआ है। लेकिन क्योंकि हर आदमी वीपीएन यूज़ करके नहीं कर रहा होता, तो वो गलतियाँ करने की वजह से वो सोर्स जहाँ से हुआ है वो कैप्चर होता है, लेकिन उस रेटिंग सिस्टम की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सर तो जो डार्क वेब बंदा एक्सेस कर रहा है और वो एक्सीडेंटली इन सब चीज़ों में चले गया, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होता है? ये भी ज़रूरी है वो तो क्योंकि क्या किया उसने, हाँ, यदि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तो फिर पॉस्को लगेगा और आप जाओगे जेल 20 साल के लिए, वो तो है ही। यदि आपने ड्रग किया तो ड्रग के चार्जेस लगेंगे आप पे, तो है ही illegal। यदि आपने गन्स खरीदी हैं जो अनलाइसेंस्ड है तो उसके चार्जेस लगेंगे। तो वो जो क्राइम कर रहा है, डार्क वेब तो एक प्लेटफॉर्म है, वो क्राइम वो वैसे भी कर सकता था, वैसे भी ड्रग खरीद सकते थे, पान की दुकान पर बिक रही है तब भी वही चार्जेस लगते, डार्क वेब से खरीदा तो तब भी वही चार्जेस लगते। और सर एक रेड रूम वाली बात आपने बताई थी, मेरे को याद है जब हमने हम्म बात की डार्क वेब पे। हम्म तो ये जो रेड रूम्स वगैरह होते हैं और ये जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, किसी को टॉर्चर वॉर्चर करना, तो ये कहाँ हो रहा होता है? स्पेसिफिक इनकी जगह कहाँ होती है? क्या ऐसे इंडिया में भी ऐसे लोग होंगे या कहीं स्पेसिफिक ही जगह होती है जहाँ ये सब काम होते हैं? इंडिया में होंगे नहीं होंगे कहाँ होंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी समाज में है। इसी होता पॉइंट। क्या है, कुछ चीज़ें होती है ना अयाज, मैं और आप शायद उस चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक हम उस लेवल पे ना पहुँचे। बिल्कुल। जब आपके बैंक अकाउंट में $10 बिलियन पड़ा हुआ है और आप जो कुछ भी संभव है सब कर चुके हैं तो प्लेजर के नाम डोपामिन पे। लेवल वो कहाँ पे रहा? हाँ, अब आपको आगे जाना है तो उस लेवल के बाद ही आपको वो समझ में आएगा। आज मैं आपसे कहूँ कि एक बंदा टॉर्चर हो रहा है और आपको मज़े नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप उस सीढ़ियों को चढ़ के वहाँ नहीं पहुँचे हो, इसलिए हमारे लिए समझना या कहना बहुत मुश्किल है। पर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हुए हैं। जब ऊँटों की दौड़ होती थी और बच्चों को बैठा के दौड़ाया जाता था, बच्चे चिल्ला रहे होते तो लोगों को दिखता नहीं था कि ये टॉर्चर हो रहा है, बच्चे किडनैप करके ले जाए जाते थे, यही हुआ है। तो देख रहे हो ना कि वो उनको वही प्लेजर दे रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, बच्चे गिर रहे हैं, मर भी जाते थे कुछ के ऊँटों से। तो वही चीज़ रेड रूम में एक लेवल आ गया, वहाँ पर वो एक जिंदा आदमी को टॉर्चर करके उसको उसकी उसकी वजह से प्लेजर ले रहे हैं। और
मुझे याद है मैंने शायद एक किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू देखा था, तो इंटरव्यू है मुझे, और उसने मुझे, उससे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि जब तुमने गोली मारी तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो उसका पता क्या जवाब था? उसका जवाब था, जब मैंने गोली मारी तो एक इतनी तेज आवाज़ हुई, जो ब्लड निकला वो तो अलग है, लेकिन जो आवाज़ इतनी तेज हुई कि मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्लेजर हुआ। उसका जवाब था, और बोले मैं बाहर गया हूँ और उस प्लेजर को दोबारा लेने के लिए मैं अंदर आया, मैंने दूसरी गोली मारी। जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो मैं उसको कॉम्प्रीहेंड करने लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, और ऐसा उसने बोला, उसी जो किलर था। आप यदि जेलों में जाएंगे और जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने लोगों को मारा है, रेयरली आपको कोई ऐसा मिलेगा जो रिग्रेट कर रहा हो। उनको रिग्रेट नहीं होता है। सच्चाई इंसान की बहुत अलग है, वही डार्क वेब पर खुल जाती है क्योंकि वहां पर आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है। आज हम समाज में एक्सपोज्ड हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं। यदि हमें ये समझ में आ जाए कि लोग नहीं देख रहे हैं तो हम वो करने लगेंगे। सर इसी से याद आया, जो प्लेजर की आप बात कर रहे हैं, और इसमें एक एंगल मेरे समझ में आया कि जो जो ये मल्टी मिलियनर लोग होते हैं, इनके पास ज़्यादा सब कुछ आ जाता है, उधर ये चीज़ ज़्यादा होती है मेरे जो समझ में, आप हो सकता है उसको क्योंकि करेक्ट करें। पैसा वही देंगे। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ आती है सर, जैसे कि ग्रीस की या कहाँ की बात आती है, पुराने सिविलाइजेशंस में जब ये चीज़ हुआ करती थी, तो बड़े जो एम्परर्स लोग हुआ करते थे, ऐसा कुछ आता है कि शेर के पिंजरे में बंदे को छोड़ दिया करते थे। बिल्कुल होता था, और और ये वो हुआ है, और आपने तो हिस्ट्री में लिखा है। बिल्कुल या दो लोगों को लड़वाया जा रहा है और सारे लोग पूरा ऑडिट उसमें स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं, और उसमें से पता है कि दो में से एक तो मरेगा ही मरेगा। ये जो लड़ाई ख़त्म होने वाली है वो पूरा प्लेजर लिया जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितनी भी लड़ाई चलेगी, जो चिल्लीखें होंगी वो होंगी, और अल्टीमेटली वो दूसरा भी मरेगा, शायद उसको शेर से लड़वा देंगे, या जो भी उनका प्रोसेस हो, बट दे आर देयर टू डाई। तो क्यों? क्योंकि इनको प्लेजर आ रहा है। ये एंटरटेनमेंट पर्पस होता है।